Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 12th of October 2023. First news is regarding MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट। तो कल भी मैंने आपको कहा था कि आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट को पढ़ना है। 2021 में अमेंडमेंट हुआ था, तो ये अमेंडमेंट भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस किए गए थे और पहले एक्ट किया था। तो विमेन एंड विमेन इश्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, GS1 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है और प्रोविज़न क्या है? तो प्रोविज़न ये है कि 24 हफ्ते तक जो विमेन है ये अबॉर्ट करा सकती है रिगार्डलेस कि क्या मैरिटल स्टेटस है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि विमेन भले ही सिंगल हो या तो अनमैरिड हो, ये भी यहाँ पर 24 हफ्ते तक सेफ और लीगल अबॉर्शन करा सकती, इनके पास भी राइट है। तो all women in the country regardless of marital status can end pregnancy up to 24 weeks. In September 2022, the Supreme Court extended the right to safe and legal abortion up to 24 weeks of pregnancy, जो कि unmarried and single women की है। ये केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक्चुअली यहाँ पर एक महिला है जो कि अपने बच्चे को अबॉर्ट कराना चाहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा है उसमें हार्ट बीट आ चुकी है। अब यहाँ पर बच्चे के राइट्स भी हैं। क्या यहाँ पर बच्चे की पहले फीटिसाइड किया जाए, उसके बाद टर्मिनेशन किया जाए प्रेगनेंसी का, या तो फिर विमेन के राइट्स को रिस्पेक्ट करते हुए अलाउ कर दिया जाए कि पहले यहाँ पर फीटिसाइड किया जाए, उसके बाद यहाँ पर टर्मिनेशन किया जाए, या तो बच्चे के राइट्स को ऊपर रखा जाए। तो बैलेंस कैसे मेनटेन किया जाए उसको लेकर ये जजमेंट आना है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 जज बेंच के पास ये केस गया था और ये जो वर्डिक्ट है ये थोड़ा स्प्लिट वर्डिक्ट है, क्योंकि एक जज जो है उनका ये कहना है कि जो विमेन का डिसीजन है इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो वाइल जस्टिस BV नागराथन सेट द पिटिशनर्स डिसीजन नॉट टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी मस्ट बी रिस्पेक्टेड, लेकिन जो जस्टिस हेमा कोहली है इनका ये कहना है कि उनकी जो जुडिशियल कॉन्शियंस है वो उनको परमिट नहीं कर रही है इस रिक्वेस्ट को मानने के लिए। ठीक है, तो ये केस है, केस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको MTP पता होना चाहिए, तो बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन अजय टू ब्रिंग होम सिटीजन्स फ्रॉम वॉर जोन। तो बेसिकली इजराइल में जो हमारे नागरिक फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। तो सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अजय है। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कैप्चर कर लिया था उस समय भी जो हमारे नागरिक वहाँ पर फंसे हुए थे उसके लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। जो नागरिक हमारे यूक्रेन में फंसे हुए थे उसके लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, अगर आपको पता है देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस किए जा चुके हैं भारत सरकार के द्वारा, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन राहत। तो ऐसे सारे ऑपरेशंस आपको पढ़ लेने हैं। अगर आप PDF बाय कर रहे हो तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं कर रहे हो तो बेसिकली आपको यहाँ पर खुद से देखना है कि कौन कौन से ऑपरेशन इससे पहले हो चुके हैं। जयशंकर स्पीक्स टू UAE काउंटर पार्ट। तो कल हमने डिस्कस किया था एक्चुअली ये जो इसराइल और हमास की वॉर हुई है इसमें अरब वर्ल्ड भी कितना ज़्यादा डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल UAE एंड बहरीन ने हमास को क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ ने यहाँ पर बैलेंस स्टैंड लिया है और इस तरीके से सिंगल हैंडेडली किसी एक पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। तो as the Israel-Hamas war escalated and countries scrambled to bring home their people trapped in the fighting or looking for a way out of war zone, India Wednesday announced Operation Ajay, ताकि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको रीपैट्रिएट किया जा सके फ्रॉम इसराइल एंड पैलेस्टीन स्टार्टिंग थर्सडे। इसराइल में यहाँ पर यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है। यूनिटी गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर रूलिंग पार्टी अपोजिशन ऐसा नहीं, सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर रूलिंग जो यूनिटी गवर्नमेंट है उसमें इंपॉर्टेंट 5 मेंबर्स हैं जो कि डिसीजन लेंगे। उसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, दूसरे यहाँ पर एक ऑपोजिशन के मिनिस्टर हैं जो कि पहले फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे उनको इंक्लूड किया गया है, जो करंट गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर है उनको इंक्लूड किया गया है, 2 बाकी यहाँ पर ऑब्जर्वर्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। फॉर एग्जांपल आपने ये टर्म तब भी पढ़ा होगा जब श्रीलंका में क्राइसिस हुई थी, जब श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी और उसके बाद ये जो राजपक्षा परिवार है ये बाहर चला गया था, तो उसके बाद भी हमने यूनिटी गवर्नमेंट देखी थी कि यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की गई है। तो बस आपको टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए कि यूनिटी गवर्नमेंट होता क्या है। तो इजराइल फॉर्म्ड एन एमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट ऑन वेंसडे। तो बेसिकली ये ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी ये नहीं, अभी कंट्री में बेसिकली वॉर चल रहा है तो वॉर के ऊपर फोकस करना है। जयशंकर मेट कनाडा फॉरेन मिनिस्टर अमित ड्रो सेज रिपोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पर कनाडा का जो भी इशू चल रहा था, कनाडा ने ये कहा था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इसका यहाँ पर कुछ हाथ है हरदीप सिंह निज्जर को मारने के लिए, और हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था, एक्चुअली वो एक टेररिस्ट ही था। तो यहाँ पर एक्चुअली बैक चैनल टॉक्स स्टार्ट हो चुकी हैं, ऐसा कहा गया है कि बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं। तो जब भी यहाँ पर कोई भी बात सामने आएगी तो उसको हम डिटेल में तो डिस्कस करेंगे ही। बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि UPSC एनालाइज़र अपना मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है।
जिसमें करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिवली सारे ही सोर्सेज से। तो आपने भी प्रीलिम्स में ऑब्जर्व किया होगा कि एक्चुअली यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैगजीन रेफर करोगे और आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना। तो करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा इन सभी सोर्सेज से जो कि यहाँ पर सोर्सेज मेंशन है। करंट अफेयर्स का जो कोर्स है, ये पूरा जो मेंटरशिप सीरीज़ है, ये 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2023 से कवर होंगे। तो अक्टूबर से नहीं, 1 जनवरी 2023 से कवर होंगे टू मार्च 2024। इसके अलावा प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ होगी जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, प्लस 10 FLTs होंगे और प्रीलिम्स के बाद मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप प्रोग्राम भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइस इसका यहाँ पर मेंशन है और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बाकी डिटेल्स देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड कॉमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बेसिकली यहाँ पर एक इंसान की कार चोरी करके उसको इस तरीके से ड्रग किया गया और उसकी यहाँ पर डेथ हो गई। ऐसा इंसिडेंट जनवरी 1 को भी हुआ था, न्यू ईयर पे, अगर आपको याद हो। एक लड़की थी, उसको इस तरीके से ड्रग किया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। कैबिनेट ओकेज वन स्टॉप पोर्टल फॉर यूथ। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब है कि अगर हम बात करें तो यंग पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है एक्चुअली कम है। तो हम इस पॉपुलेशन का यूज़ कर सकते हैं, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज़ कर सकते हैं। और हमें यूज़ करना, अगर हमने नहीं यूज़ किया और ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह गए तो क्या प्रॉब्लम होगी? डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं डेमोग्राफिक डिजास्टर हो। तो सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम होगा माय भारत और इस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा अक्टूबर 31 को। क्यों? टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। The platform is meant to offer suitable opportunities to youngsters to engage in voluntary work in the field of their choice and look for such opportunities across the country. आगे हम चलते हैं। यहाँ पर बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। राजस्थान के यहाँ पर जो पोलिंग डेट है उसको आगे शिफ्ट कर दिया गया है। इंडिया चाइना होल्ड 20th राउंड ऑफ टॉक्स ऑन बॉर्डर रो। तो बेसिकली यहाँ पर 20th राउंड ऑफ टॉक्स हुई है। अभी भी अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से फ्रिक्शन पॉइंट्स ख़त्म नहीं हुए हैं। बहुत जगह फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं जैसे कि देपसांग प्लेन, देमचोक, गलवान वैली, नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ द पैंगोंग सो, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स। तो आपको लोकेशंस थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आई थिंक 2020 में एक क्वेश्चन था कि नुब्रा वैली की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं कि नुब्रा वैली और ये वो। तो आपको मैप में ये सारी लोकेशंस देख लेनी कि देमचोक कहाँ पर है, देपसांग कहाँ पर है, दौलत बेग ओल्डी रोड कहाँ पर है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली आप क्वेश्चंस को टिक कर सको, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे तो जाते हैं। चुसूल मोल्डो बॉर्डर कहाँ पर है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अ ईयर ऑन सलमान रश्दी। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी में तो नहीं आएगा लेकिन किसी और एग्जाम में आ सकता है। तो सलमान रश्दी ने अपना एक मेमोयर लिखा है जिसका नाम है नाइफ। अब नाइफ क्यों लिखा है? तो एक्चुअली अगर आपको पता हो, हमने भी ये न्यूज़ डिस्कस की थी कि 1 साल पहले जब ये लेक्चर हॉल में थे तब इनके ऊपर अटैक कर दिया गया था। नेक्स्ट डिलेमा इन कोर्ट, शुड वायबल फीटस बी अबॉर्टेड और गिवन लाइफ सपोर्ट। तो वही फर्स्ट पेज का एक्सटेंशन ही है जो कि फर्स्ट पेज पर हमने एक्चुअली डिस्कस किया कि वो जो 26 वीक ओल्ड प्रेगनेंसी उसको यहाँ पर टर्मिनेट करने के लिए अलाउ किया जाए, नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर फीटस को मारा गया तो फीटिसाइड हो जाएगा। और बाकी विमेन का ये कहना है कि विमेन को यहाँ पर डिप्रेशन हो रहा है और वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर डॉक्टर्स का बेसिकली ये कहना है और यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है उसका भी ये कहना है। 3 यहाँ पर रीजंस दिए गए कि अगर टर्मिनेशन किया भी गया इस स्टेज के ऊपर तो वैसे भी यहाँ पर जो पोस्टपार्टम साइकोसिस है वो होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया तो पोस्टपार्टम साइकोसिस नहीं होगा। तो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम साइकोसिस होता है वो होता ही होता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? तो एक्चुअली बर्थ देने के बाद कभी कभी विमेन को यहाँ पर हेलुसिनेशन होते हैं, डिल्यूजन होता है और विमेन बच्चे से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाती। तो ये सारे इशूज़ रहते हैं। सेकेंड, द मदर हैड अंडरगॉन अ सिजेरियन सेक्शन ड्यूरिंग हर 2 प्रेगनेंसीज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर एबॉर्शन जो है 24 वीक्स का अलाउड है, लेकिन 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन के बाद ही। टू विमेन, कौन सी विमेन? जो कि सर्वाइवर है ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और इंसेस्ट, या तो माइनर है, या तो विमेन विद फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं, या तो उनका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल पहले वो शादीशुदा थी, बाद में यहाँ पर वो डिवोर्सी हो गई हैं या सिंगल हो गई, तो ये सारे रीजंस है। और इसके बाद अगर एबॉर्शन है कि 24 वीक्स के बाद एबॉर्शन कराना है तो यहाँ पर एडवाइस चाहिए मेडिकल बोर्ड की। आई डू नॉट अप्रिशिएट दिस जस्टिस नागराथन ऑन इंट्रा कोर्ट अपील्स। तो इंट्रा कोर्ट अपील्स बेसिकली यहाँ पर एक जज बेंच ने कुछ डिसीजन दिया और आपने
उस डिसीजन को किसी दूसरे बेंच के सामने रख दिया, तो एक्चुअली इंट्रा कोर्ट अपील हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बेंचेस की बात करें तो सारी बेंचेस बराबर हैं, ऐसा तो नहीं कि एक बेंच यहाँ पर हायरार्की में ऊपर है, दूसरी बेंच यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो कभी भी आप सुप्रीम कोर्ट का इशू लिख रहे हो तो आपको एक चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि किसको सही करने की ज़रूरत है, दैट इज़ द मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम। तो GS2 में आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो जुडिशरी में, कि आपको ये पॉइंट लिख कर आना, मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम। जिस तरीके से यहाँ पर केसेस को असाइन किया जाता है उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, क्या उसे चेंज करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा बहुत तो चेंज करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अगर आपको पेस बहुत ज़्यादा लगता है तो एक्चुअली आप सेटिंग्स में जाकर कम कर सकते हो। आई सॉ डार्कनेस इन जेरूसलेम, तो एक्चुअली यहाँ पर इजराइल हमास की वॉर हो गई है, इजराइल पैलेस्टीन की वॉर हो गई है। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है एक्चुअली ये यहाँ पर जेरूसलेम में ही थी, और ऑथर का कहना है कि ऑथर इजराइल और पैलेस्टीन वॉर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, बस ऑथर का कंसर्न ये है कि वॉर होता ही क्यों है, वाई मस्ट वॉर्स परमिट एक्ट्स ऑफ वायलेंस, स्प्लेंडर एंड मर्डर, कि भाई हमारे हायर इंटरेस्ट हैं, जैसे कि पैलेस्टीन का ये कहना है कि हमें इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। इट इज़ ट्रू दैट विद इन मोस्ट नेशंस लॉन्ग कंसील्ड फॉल्ट टाइम्स पॉलिटिकल टेंशन होती है, बिजनेस राइवलरी होती है, रिलीजियस टॉलरेंस होता है, हैव एग्जिस्टेड बिटवीन कोहैबिटिंग कम्युनिटीज, बट वी हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड करेज एंड फेलोशिप, ऑल ऑफ अस हार्बर विद इन अस अ डीप नीड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन ऑर्डर। तो उसके बाद भी यहाँ पर वॉर क्यों होता है, तो ये ऑथर का क्वेश्चन है कि वॉर क्यों होता है। वन ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ दिस वॉर इज़ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पॉलिटिशियंस कह रहे होते हैं उनको ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, जबकि उनको पता है कि वॉर गलत होता है, उसके बाद भी वो सपोर्ट कर रहे होते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड एथनिसिटी। तो ये ऑथर का बेसिकली क्वेश्चन है। बेस्ट वुमेन फॉर द जॉब, तो एक्चुअली आपको अगर याद हो तो हमने डिस्कस किया था जो नोबेल प्राइज़ मिलता है इकोनॉमिक्स के लिए, ये मिला था क्लॉडिया गोल्डन को। इनको क्यों मिला था, तो जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसके बारे में इन्होंने एडवांस की है रिसर्च। तो क्या इन्होंने बताया, तो ये माना जाता था कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वैसे वैसे विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ता है। इनका कहना था कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता, और इन्होंने पाया यू हाइपोथेसिस। यू हाइपोथेसिस क्या है कि जब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री के ऊपर शिफ्ट हुआ तो जो विमेन का पार्टिसिपेशन रेट है मार्केट फोर्स में ये कम हो गया, लेकिन जब सर्विसेज में हुआ तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियर तो नहीं, एक्चुअली ये यहाँ पर यू हाइपोथेसिस है। अब बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर्स के ऊपर, अगर हम इंडिया में बात करें तो पेट्रियार्की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसकी वजह से विमेन को कन्फाइन किया जाता है टू द हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। बाकी यहाँ पर विमेन को मिड करियर ब्रेक्स लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से जो विमेन है ये वर्कफोर्स से बाहर हो जाती हैं। अगर विमेन को वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन मिलता भी है उसके बाद भी हमने देखा है कि विमेन कुछ जॉब्स में कन्फाइंड है जिनको कि पिंक कॉलर जॉब्स बोलते हैं, जिसमें उतने वेजेस नहीं होते हैं जो कि बाकी दूसरी जॉब्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल विमेन आपको एयर हॉस्टेस ज़्यादा मिलेंगी, इसके अलावा विमेन आपको रिसेप्शन ज़्यादा मिलेंगी, टीचर के प्रोफेशन में ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन आपको विमेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, या अगर हम बात करें कि नासा में, इसरो में अगर आप देखो तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो ये ऑथर का बेसिकली पॉइंट है। अर्लियर दिस वीक क्लॉडिया गोल्डन, तो इनको यहाँ पर मिला है नोबेल प्राइज। द साइटेशन स्टेटेड दैट गोल्डन हैड प्रोवाइडेड द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ विमेन्स अर्निंग्स एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन थ्रू द सेंचुरीज। दैट गोल्डन हुज पायनियर वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग द की ड्राइवर्स ऑफ जेंडर डिफरेंस इन द लेबर मार्केट इज ओनली द थर्ड वुमेन जिनको कि इकोनॉमिक्स नोबेल मिला है। इससे पहले एस्टर दुफ्लो को मिला था, आज उनके साथ अभिजीत बैनर्जी उनको भी मिला था। बिफोर गोल्डन स्टार्टेड हर वर्क इन द 1980s, it was commonplace to believe that as economies had become more industrialized and grown in size, women's participation had gone up. अगर हम देखें तो ग्रोइंग इकोनॉमी को ऑटोमेटिक सोल्यूशन देखा गया कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी जो विमेन का इन्वॉल्वमेंट है लेबर मार्केट में ये भी यहाँ पर रेज होगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर यू शेप्ड रिलेशनशिप है। गोल्डन फाउंड डेट कि जो विमेन का एंगेजमेंट था इकोनॉमी में फर्स्ट वेंट डाउन, जैसे यूएस इकोनॉमी ने ट्रांजिशन किया फ्रॉम द अग्रेरियन टू द इंडस्ट्रियल, लेकिन बाद में ये इंक्रीज़ हुआ। फिर अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की वजह से भी विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि उसके बाद जो विमेन है वो कंट्रोल कर सकती हैं कि कब उनको एक्चुअली फैमिली प्लानिंग करनी है, कब उनको नहीं करनी है, ये बताया गया है। ये भी सेम उसी इशू के ऊपर आर्टिकल है जो यहाँ पर क्लॉडिया गोल्डन को नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में। विमेन हैव डिसएडवांटेजेस आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड वेजेस, भले ही ये क्वालिफाइड हो
मेन की तरह। फॉर एग्जांपल विमेन को फेस करना पड़ता है ग्लास क्लिफ या ग्लास सीलिंग, स्टिकी फ्लोर फिनोमेनन जिसको बोलते हैं कि विमेन को ऊपर जाने में बहुत मुश्किल होता है। एक सीलिंग होती है ग्लास की जो है लेकिन वो दिखती नहीं है, जिसकी वजह से विमेन का प्रमोशन जो है वो बहुत स्लो होता है। ओवर द years, thanks to the Golden's work and that of several feminist economists, the serf field within economics that focuses on the male-female gaps and gender discrimination, जो कि exponentially grow हुआ है। कंट्रीज एट लो लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पर हमें ज़्यादा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा और एग्रीकल्चर में विमेन यहाँ पर इंगेज होती है। फैमिली की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, तो फैमिली क्या करता है, फैमिली विमेन को कन्फाइन करना शुरू कर देता है। एक्चुअली सोशियोलॉजी में एक फिनोमेना होता है जिसको कि हम पढ़ते हैं संस्कृताइजेशन। तो जब संस्कृताइजेशन देखा जाता है और यहाँ पर कास्ट का संस्कृताइजेशन होता है, तो एक्चुअली जो विमेन है उनको भी कन्फाइन करना शुरू कर दिया जाता है। एज इनकम्स राइज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, विमेन विड्रॉ कर देती हैं फ्रॉम पेड वर्क। देयर आवर्स ऑफ वर्क डू नॉट चेंज बट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डस, और जिसको इनकम इफेक्ट बोला गया है। दूसरा यहाँ पर जो क्लॉडिया गोल्डन है, इन्होंने बात किया है ग्रीडी जॉब्स के बारे में। तो ग्रीडी जॉब्स वो होती हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर डिमांड होती है कि आप अपना ज़्यादा टाइम दो काम को। Going up the occupational ladder, she highlights the phenomenon of greedy jobs which have massive wage premiums, but in return आपको यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक काम करना पड़ता है, आपकी लेट नाइट मीटिंग्स होती है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है। आप यहाँ पर आप एक फैमिली को इमेजिन करो जिसमें यहाँ पर किड्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स में से कोई एक ही इंसान होगा जो कि ग्रीडी जॉब कर पाएगा, क्योंकि दूसरे को तो यहाँ पर बच्चे का ध्यान रखना है। तो मोस्टली ये देखा गया है जो ग्रीडी जॉब्स होते हैं इसमें मैन एंगेज होते हैं, और जो मॉमी ट्रैक वाले जॉब्स होते हैं इसमें बेसिकली यहाँ पर विमेन एंगेज होती हैं। कि विमेन का काम इस तरीके से होना चाहिए कि वो ऑफिस जाए और वो शाम को जैसे बच्चे का स्कूल ख़त्म हो वो भी घर पर आ जाए और बच्चे का ध्यान रखे। तो ये एक्चुअली काम देखा गया कि ये विमेन ही कर रही हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है ऑर्केस्ट्रेटिंग इम्पार्शलिटी। तो एक्चुअली अगर आपने कभी रेस का टॉपिक पढ़ा हो तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि यहाँ पर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, तो वहाँ पर सिर्फ वाइट मैन को ही हायर किया जाता था। ऑडिशंस जब लिए जाते थे तो हमेशा वाइट मैन को ही हायर किया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि एक्चुअली जो विमेन है ये इतना अच्छा नहीं कर सकती हैं ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, तो एक बार ब्लाइंड ऑडिशंस होते हैं। जब ब्लाइंड ऑडिशंस होते हैं तो मोस्टली यहाँ पर विमेन को हायर किया जाता है। तो इम्पैक्ट ऑफ ब्लाइंड ऑडिशंस और फीमेल म्यूजिशियंस विच शोज दैट ऑडिशंस फॉर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा डन बिहाइंड अ स्क्रीन विद द जूरी कांट सी द कैंडिडेट रिजल्टिंग इन द ग्रेटर हायरिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ विमेन। अब हम चलते हैं आगे। गोइंग न्यूक्लियर, तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है और 2070 तक हमें भी नेट ज़ीरो होना है। बहुत सारे कंट्रीज़ यहाँ पर नेट ज़ीरो होने की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से काम नहीं चलेगा, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया की इकॉनमी रैपिडली ग्रो कर रही है और हम सरपास कर जाएंगे जर्मनी और जापान को, और हम बन जाएंगे नंबर 3 की इकॉनमी। अभी हम नंबर 5 पर हैं। वन वुड दस एक्सपेक्ट कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ होगी तो एनर्जी डिमांड भी बढ़ेगी। अभी हमारी एनर्जी डिमांड बहुत कम है, तो एनर्जी डिमांड हमारी बढ़ेगी। तो इतनी एनर्जी हम लाएंगे कहाँ से? सोलर एनर्जी। तो जितनी भी हमारी लैंड खाली है, अगर हम हर जगह सोलर पैनल्स लगा भी देना तब भी हम उतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते जितने की हमें ज़रूरत है। तो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ नाउ बिकम एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो फॉसिल फ्यूल को तो हमें धीरे धीरे फेज आउट करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नाउ अ ग्लोबल कंसेंसस कि इस गोल को रीच करना है बिफोर 2045-2070 टाइम फ्रेम। फिर ऑथर ने यहाँ पर बात की कि एनर्जी एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है, और अगर हम बात करें कि जो भी अनकल्टिवेबल लैंड है हर जगह अगर हम सोलर प्लांट्स लगा भी दें उसके बाद भी शॉर्ट ऑफ द टारगेट रह जाएंगे। विंड एनर्जी का पोटेंशियल भी काफ़ी कम है। तो ओनली वे ये है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी को स्केल अप करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ चीप ड्रग्स। ये हम डिस्कस करेंगे, जेनरिक ड्रग्स के बारे में आर्टिकल है। तो सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पर ब्रांड बताया कि ब्रांड क्या होता है। टू पैराफ्रेज, अगर हम वेबलन की बात करें तो वेबलन के हिसाब से ब्रांड मतलब कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आईफोन 15 लॉन्च हुआ, तो किसी को क्यों लेना आईफोन 15 अगर उसके पास आईफोन 14 है? तो क्या है, उसको बस स्टेटस सिंबल दिखाना है कि जैसे आईफोन 15 है तो मैंने तुरंत खरीद लिया। तो ये कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है पर आप खरीद रहे हो क्योंकि आपको शो ऑफ करना है। अब ब्रांड डिफरेंशिएट्स द प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट इज अ ट्रू मोनोपोली, और थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। टू द एक्सटेंट अ ब्रांड डिफरेंशिएट्स एन आइटम, लेकिन ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं जब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स की, जब हम यहाँ पर बात करते हैं मेडिसिन की। क्यों? क्योंकि जो फार्मा कंपनीज होती हैं एक्चुअली ये जो रिसर्च होती हैं उसको फंड करती हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रायल्स को मैनिपुलेट कराती हैं।
फार्मास्यूटिकल कंपनीज मैनिपुलेट ट्रायल्स, डू नॉट टेल अस अबाउट साइड इफेक्ट्स, और टेम्पररी मोनोपोलीज मिल जाती है थ्रू पेटेंट्स एंड अदर मीन्स, डॉक्टर्स को ब्राइब करती है, पेशेंट्स को हार्म करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम करती हैं। तो अगर हम मेडिसिन को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि पेटेंट है जिनके पास और ब्रांड है, दूसरी ऑफ पेटेंट और जेनरिक है, और तीसरी ऑफ पेटेंट, जेनरिक और अनब्रांडेड है। ठीक है, ये 3 तरीके की यहाँ पर मेडिसिन हैं। तो ऑथर ने बात कही कि अगर हम इंडिया की भी बात करें तो आपको ऐसी बहुत सारी स्पूरियस ड्रग्स मिल जाएंगी जिसके कि एडवर्स इफेक्ट होते हैं किसी पर्सन के ऊपर। ऑफिशियल फिगर्स आर दैट देयर आर 3000 ड्रग कंपनीज एंड 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें से 8,500 MSMEs है, और इसमें से बहुत कम है जिनके पास गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का टैग है। तो सारी ही जो यहाँ पर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है सबके पास GMP कंप्लाइंट होनी चाहिए। जो एक्सपोर्ट कर रही है वो तो कंप्लाइंट होनी ही चाहिए, और जो डोमेस्टिक है वो भी कंप्लाइंट होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे लोग हैं उनकी जान की कोई फिक्र ही नहीं है, उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। यहाँ पर एक कमिटी मेंशन है, तो कभी भी आप फार्मास्यूटिकल के बारे में लिख रहे हो, फार्मेसी के बारे में लिख रहे हो कि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये कमेटी आपको मेंशन करनी ही करनी है, जिसका नाम है माशेलकर कमेटी। तो माशेलकर कमेटी ने भी यहाँ पर GMP की बात की थी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की कंप्लाइंट होनी चाहिए, तभी उनको अलाउ किया जाना चाहिए कि वो यहाँ पर ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करें। तो वी नीड GMP नॉट ओनली फॉर एक्सपोर्ट्स बट फॉर द डोमेस्टिक मार्केट टू। बेटर स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इन्फीरियर स्टैंडर्ड्स फॉर द डोमेस्टिक मार्केट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट जस्ट लाइफ स्टाइल। तो बेसिकली यहाँ पर इनइक्वालिटी को दर्शाया गया है कि हाइपरटेंशन में भी जो BP की प्रॉब्लम है वहाँ पर भी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 18.3% जो कंट्री की पॉपुलेशन है इसको हाइपरटेंशन है, इसको मतलब हाई BP की प्रॉब्लम है। गिवन इंडियाज़ लार्ज पॉपुलेशन साइज, ये जो परसेंटेज है एक्चुअली 18% की बात करें तो 18% बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पर ये देखा गया जो विमेन है इनके पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअली अगर इनका हाई BP होगा तो ये डिटेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब विमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो एंटीनेटल चेकअप होता है, तो ऐसे में अगर ज़्यादा BP होगा तो डायग्नोस हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको ट्रीटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। पीपल लिविंग इन साउथ इंडिया हैड अ नियरली 2.5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी कि इनका BP को मेजर किया जाता होगा, जिसकी वजह से डिटेक्ट भी हो जाएगा, डायग्नोस भी हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है कि आपका यहाँ पर जो भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है डिटेक्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिर 2018 का अस्थाना डिक्लेरेशन, तो जब भी आप हेल्थ केयर के बारे में लिख रहे हो तो आपको इस डिक्लेरेशन को मेंशन करना है, जो कि बात करता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच को हमें अच्छा बनाना है। तो इट रीडिफाइन द कोर फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के 3 मॉडल्स होते हैं, तो ये 3 मॉडल्स आप पढ़ लेना कि क्या 3 मॉडल्स होते हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। तो सेंसेक्स यहाँ पर रिबाउंड कर गया है, किस वजह से यहाँ पर रिकवरी हुई है? क्योंकि US इकोनॉमी यहाँ पर रेजिलिएंट है। यहाँ पर शेयर बाईबैक की बात की है, तो आई होप आपने इकोनॉमी में तो पढ़ा ही होगा स्टैटिक पोर्शन में शेयर बाईबैक क्या होता है, या बाईबैक या शेयर रीपर्चेज क्या होता है। तो जो लिस्टेड कंपनी है ये अपने ही शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ले लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंपनी की लायबिलिटी है कम हो जाती है और अर्निंग पर शेयर यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। अब बायबैक और शेयर रीपर्चेस जब लिस्टेड कंपनी अपने खुद के शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से वापस ले लेती है, द प्रोसेस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो लिस्टेड कंपनी है उसकी लायबिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है और बेटर वैल्यूएशन हो जाती है और अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो जाता है। US आर्म्स स्टार्ट लैंडिंग टू बूस्ट इजराइल वॉर मूव्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो US है ये कह रहा है कि आपका ये जो आयरन डोम है इसको हम वापस से रिप्लेनिश कर देते हैं। बहुत सारे यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में एक्सप्लेन पेज पर देखेंगे। बाकी अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो यहाँ पर वापस एक अर्थक्वेक आ गया है। इसराइल ने यहाँ पर एक यूनिटी गवर्नमेंट बना ली, जो कि हमने फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस कर लिया कि कौन सी यूनिटी गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई गई है। तो ब्लू वाटर बेहमोथ जो यहाँ पर US का एयरक्राफ्ट कैरियर है जेराल्ड आर फोर्ड, ये यहाँ पर भेजा जा रहा है इसराइल के लिए। इंडिया के पास कौन सा? तो इंडिया के पास INS विक्रमादित्य है। और भी यहाँ पर चाइना वगैरह का मेंशन है। चाइना का लायनिंग है, रशिया का है, UK का है। फिर यहाँ पर इंडिया का दिया हुआ है INS विक्रमादित्य, फ्रांस का दिया हुआ है। ये नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई गाज़ा इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपन एयर प्रिजन। तो गाज़ा जो है इसको बेसिकली इसराइल ने पहले इजिप्ट से लिया था, फिर वहाँ से पैलेस्टीनियंस को निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। वहाँ पर लगभग 20 लाख पैलेस्टीनियंस अभी रहते हैं। तो इसराइल इज़ एबल टू इम्पोज सच कंडीशंस ऑन द गाज़ा। तो इसराइल ने बेसिकली क्या किया, पानी बिजली सब बंद कर दी है गाज़ा की। Palestinian enclave has been under an air, land and sea blockade since 2007. A strip of land, एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, इसराइल है, फिर इजिप्ट है एक तरफ। गाज़ा में लगभग 20 लाख पैलेस्टीनियंस रहते हैं। इट हैज़ बीन अंडर इजरायली ऑक्यूपेशन 1967 से। इवन दो इसराइल ये कहता है कि हमने इस रीजन से खुद को बाहर निकाल लिया, लेकिन UN अभी भी मानता है कि गाज़ा एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है जिसको कि इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है।
बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉकेड, तो जब 6 डे वॉर होती है 1967 में, तो इसराइल जो है गाजा को कैप्चर कर लेता है फ्रॉम इजिप्ट, और इसराइल यहाँ पर सेटलमेंट्स बनाना शुरू करता है और पैलेस्टीनियन रेसिडेंट्स को बोलता है कि यहाँ से बाहर निकलो। इन 2005 इसराइल विड्रू इट्स सेटलमेंट फ्रॉम गाजा, तो इसराइल बेसिकली अपने सेटलमेंट्स को ख़त्म कर देता है और इसराइल ये कहता है कि हमने इस धरती को छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअली इवन ये मानता है कि अभी भी ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी ही है। बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है और यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो 1,80,000 लोग जो हैं होमलेस हो चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हाउ न्यू रॉयल्टी रेट्स फॉर स्ट्रैटेजिक मिनरल्स कैन हेल्प कट देयर इम्पोर्ट्स, तो यहाँ पर एक्चुअली लिथियम की बात की गई है। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के काम आता है। नियोबियम की बात की गई है। तो अगर हम बात करें लिथियम और नियोबियम, तो इनके रॉयल्टी रेट्स को कट किया गया है। इसकी वजह से क्या मदद होगी और इसकी वजह से इंपोर्ट कैसे कम होंगे। तो सेंटर इज अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट टू अ की लॉ इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई कॉम्पिटेटिव रॉयल्टी रेट्स फॉर द माइनिंग ऑफ द 3 स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंट मिनरल्स लिथियम, नियोबियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो डिसीजन तब आया जब गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया 6 मिनरल्स को फ्रॉम द स्पेसिफाइड एटॉमिक मिनरल्स। तो यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ऑफ 1957। लोअर रॉयल्टी रेट्स, तो पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, अभी यहाँ पर 3% कर दिया गया है। लिथियम को पुश करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है और लिथियम हमें पूरा इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन कुछ लिथियम जैसे कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला था, केरला में कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में मिला था, और इसी तरीके से लिथियम को राजस्थान में भी खोजने की बात की जा रही है। तो इंडिया करंटली इम्पोर्ट्स ऑल द लिथियम इट नीड्स, और हम यहाँ पर राजस्थान, गुजरात में लिथियम खोज रहे हैं, and the mica belts of the Odisha and the Chhattisgarh. The context is India's stepped up economic offensive against China, क्योंकि अगर हम देखें तो लिथियम जो है चाइना में प्रोसेस होता है, चाइना से आता है। इंडिया इज़ अ लेट मूवर एंड अटेम्प्ट्स टू एंटर द लिथियम वैल्यू चेन। REE, अगर हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें तो रेयर अर्थ कॉन्स्टिट्यूट अनदर हर्डल इन द EV सप्लाई चेन, क्योंकि एक्चुअली जो मोटर होती है उसमें यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, बैटरीज में नहीं लेकिन मोटर में यूज़ किया जाता है। बट रेयर अर्थ्स आर टिपिकली माइंड बाई डिगिंग वास्ट ओपन पिट्स। देखो रेयर अर्थ ये नाम से लग रहा है कि बहुत रेयर है, लेकिन एक्चुअली रेयर नहीं होते हैं, ये आपको अबंडेंट मात्रा में मिल जाएंगे, लेकिन इनकी माइनिंग बहुत डिफिकल्ट होती है क्योंकि ये बहुत सारा माइन करने पे बहुत थोड़े से मिलते हैं। तो विच कैन कंटामिनेट द एनवायरमेंट, तो पोरली रेगुलेट होगा तो माइनिंग की वजह से यहाँ पर वेस्ट वाटर पॉन्ड्स जो है वहाँ पर एसिड्स हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव मटीरियल हो जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। नियोबियम की बात करें तो नियोबियम एक सिल्वरी मेटल है जो कि जिन अलॉय में नियोबियम होता है, इसको जेट इंजन में यूज़ किया जाता है, बीम्स में यूज़ किया जाता है, गर्डर्स में यूज़ किया जाता है। तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए लिथियम क्या है, नियोबियम क्या है। क्वेश्चन मीन्स में यही आ सकता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट और इंडिया की डिपेंडेंस जो है, इस डिपेंडेंस को कैसे कम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे कि हमने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन किया विद द US। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको सारा न्यूज़ एनालिसिस समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।